स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 फरवरी को होने वाले आपके गणित के पेपर के बारे में। यानी आपका गणित का पेपर कैसा आएगा और उस गणित के पेपर के लिए आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले आपका निर्देश दिए गए हैं, आपको सबसे पहले सामान्य निर्देश उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहला जो निर्देश है उसमें कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न जो है वो हमें करने हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, यानी ये जो प्रश्न पत्र है ये कितने 2 खंडों में बँटा हुआ है। खंड A में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। यानी जो आपको पता है 20 अंक के क्वेश्चन है, 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिनके आंसर जो आपको OMR शीट पर देने हैं, ठीक है। और जो आपका चौथा पॉइंट है उसमें कह रहा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि एक बार आपको क्या करना है, एक बार अगर आपने OMR शीट पर अपने जो आंसर है वो टिक कर दिया या फिर जो गोला है वो भर दिया, उसके बाद आप उसे काट नहीं सकती हैं। इसलिए उस सीट पर वो जो आंसर है उसे देने से पहले एकदम सोच समझ लें अच्छी तरीके से। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी जो लिखने के लिए सॉल्व करने के लिए होते हैं वो वाले प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, यानी कि जो आपके 5 प्रश्न हैं मेन वो हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी जो आपको क्वेश्चन हुआ उसी में आपको लिख दिया गया है कि आपको जो है कितने खंड करने हैं, यानी उसके कितने प्रश्न जो है खंड है उसमें से कितना आपको करना है, ये सब उसी में प्रश्न में मिल जाएगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो उसके अंक हैं प्रश्न के वो उन्हीं के पास लिखे हुए हैं। चलिए तो अब हम सबसे पहले क्या कहते हैं, अपने खंडा को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। यानी जो हमारी एक परमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार सदैव होता है क्या? अशांत होता है, शांत होता है, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ये सवाल आपको करना कैसे है। मान लो हमने कोई परमेय संख्या ले ली, यानी हमने संख्या ले ली 4/5। अब इस संख्या का क्या करना है, हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। यानी कि हम जब 5 का भाग 4 में देंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो ये 5 से पूरा पूरा कट सकता है या फिर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी कि शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। इस तरीके से जो आपके दोनों जो पहला और दूसरा है वो दोनों आंसर सही है, इसलिए हम तीसरा जो ऑप्शन है उसे सही करेंगे, यानी उपयुक्त दोनों। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है एक शून्योत्तर परमेय संख्या, यानी शून्योत्तर परमेय संख्या कौन सी, जीरो को छोड़कर जो संख्या होती हैं वे, और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारी एक शून्योत्तर परमेय संख्या हमने मान ली 2 है, और एक अपरमेय संख्या मान लो इन दोनों का अपरमेय संख्या का क्या करा रहा है, गुणनफल करा रहा है। अपरमेय संख्या हमने मान ली यहाँ पर 4, तो 2 अंडर में 4, ठीक है, ये हमारी अपरमेय संख्या हो गई। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2√4, ये जो हमारा आंसर आएगा। यानी कि कैसा होगा, सदैव अपरमेय संख्या ही हमारा आएगी। तो जो ऑप्शन हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। यानी इसमें सीधा सीधा हमें क्या है, x का मान तो सिंपली हमें दे रहा है कि इतना है, और इस समीकरण से हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो जब हम इस वाले समीकरण को जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमें x का मान दे ही रहा है, यानी कि हमें x का मान दे रहा है कितना, 0 हमें x का मान दे रहा है, और y का मान कितना आया, +4। तो यानी 0,4 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा चौथा प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 व 8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल में क्या है, जो सबसे इन दोनों से बड़ी बड़ी जो संख्या उनका भाग तो हमेशा इनमें जाएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट में जाएगा, और 5 और 8 शेषफल बचा रहा है। तो जो हमारा तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो तो सीधा सीधा गलत हो गया है। अब बचा हमारे पास 65 और 13। अब हम क्या करेंगे, इनका भाग दे के देख लेंगे। मान लो हमने 65 का 70 में दिया तो 5 बच रहा है, लेकिन जब हम 65 का 125 में देंगे तो हमारे पास जो है 5 8 नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि 13 जो वो हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथे का। और जो आपका 5वां प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है कि समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा।
यदि ए का मान होगा, यानी हमें इसमें क्या करना है, हमें कोई भी हल नहीं होने की कंडीशन लगानी है। कोई भी ना हल होने की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। जब हम इस कंडीशन में क्या है, इन दोनों समीकरणों से ए के और बी के और सी के मान रख देंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो 5वां है तो हमारे पास -10/3 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो -10/3 है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको सवाल जो है वो खुद से सॉल्व करके देखने हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको एग्जाम में जो आपका टाइम बचे, ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। और प्रश्न नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि द्विघाती समीकरण x² -4x + 3y3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यानी ये इस समीकरण के बारे में हमें कुछ कथन दिए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं, ये हमें बताना है। ये हमें जो है कथन दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। दिए गए समीकरण का विभक्तकर शून्य से कम है। विभक्तकर का शून्य जो सूत्र होता है वो होता है D बराबर B² -4AC। ये जो है हमारा विभक्तकर का सूत्र है। जब हम विभक्तकर का सूत्र लगाएंगे तो जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा -8। तो जो हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी सही। और अब हम देखते हैं अपनी दूसरी कंडीशन, जिसमें कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो ये भी बात हमारी क्या हो गई, सही बात हो गई। ठीक है, एक बार मैं साफ करके रखता हूँ, यानी ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। समीकरण का विभक्तकर शून्य है, नहीं भाई गलत है ये वाली बात। और समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये वाली बात भी गलत है। यानी हमारे पहले के दो सही हैं और जो बात की हमारे वो दोनों क्या हैं, गलत हैं। अब हमें इनमें बताना है, तो हमारे पहली कंडीशन में दे रहा है ए और बी सही है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें हमसे कह रहा है एक आयत AOBC क्या है, एक आयत है जिसकी 3 शीर्ष इतने और ये आप देख लेना, पढ़ लेना, मतलब इतने दिए हैं, इसका विकर्ण है, यानी इसका हमें विकर्ण बताना है। अब आप इसे क्या करें, कैसे निकालें, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से मान लो आपने कोई आयत बना ली है। ठीक है, इसमें हमने मान लिया यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, ये जो है इसके विकर्ण है, ये दोनों क्या हो गए, इसके विकर्ण हो गए। ए का मान दे रहा है हमें 0,3। ठीक है, और ओ का मान हमें दे रहा है 0, ये भी 0,3 ही दे रहा है। बी का मान हमें दे रहा है 5,0। 5,0 जो है हमें बी का मान दे रहा है। तो इसका विकर्ण हमें निकालना है। जब हमें अब इस वाली लाइन, ये वाला विकर्ण है, ये वाला, यानी ओ सी विकर्ण हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें सी का मान नहीं दे रहा है। हम सिर्फ ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं आपको साफ करके बताता हूँ। ये हमारी लाइन हो गई, ये ए पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ये 0,3 हो गया और ये 5,0 हो गया। इस वाले जो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारे बीच की दूरी का सूत्र होता है उस सूत्र को लगा देंगे और जो सवाल है उसे अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है, यानी 100 में 34, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर, जिसमें हमसे कह रहा है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है। ठीक है, तो k का मान हमें निकालना है। क्या करना है, k का मान निकालना है। तो इस वाले सवाल में हमें क्या करना है, यानी कि जो हमारे 1/2 है इसका मान हमें क्या रख देना है, x की जगह पर रख देना है। यहाँ पर भी मान रख देंगे और हम यहाँ पर भी मान रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा पहला जो 2 है, पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी 2 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें हमसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, यानी दो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, इनमें से हमें बताना है। यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये भी बात सही है। उपयुक्त तो दोनों, ये ऑप्शन सही है। तो हमारे जो ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर, जिसमें हमसे कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90, ए सी बराबर 3 और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप होगी, क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल आपका कैसे सॉल्व करना है। सवाल आपको सारे खुद से ही सॉल्व करके देखने हैं, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस वाले सवाल के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से क्या है डायग्राम बना लेना है। और ये जो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एंगल सी यहाँ पर आएगा जो कि 90 दे रहा है, ए यहाँ पर आएगा और बी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, मध्य का पूछ रहा है। मध्य का यानी कि ये होगी। अब यहाँ पर वो हमने मान लिया। हमें क्या दे रहा है, ए सी बराबर हमें दे रहा है 3 सेंटीमीटर और ये हमें दे रहा है 4 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कर्ण जो हमारा ए बी है, कर्ण ये वाला ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण निकालेंगे। तो जो टोटल कर्ण होगा वो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब 5 आ जाएगा तो मध्यिका क्या करती है, जो समुद्र विभाजित करती है दोनों को, तो ये वाली लाइन भी बराबर है, ये वाली लाइन भी बराबर है। यानी कि ये वाली लाइन हमारी कितनी आ जाएगी, 2.5 और सेम ये भी 2.5 की ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा था, सी से जाने वाली मध्यिका की माप। अब मध्यिका की माप यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला जो ऑप्शन है 2.5 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11, जिसमें हमसे कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 सेंटीमीटर हैं। तब इस समचतुर्भुज की भुजाएं की लंबाइयाँ हैं, यानी हमें क्या करना है, इनकी विकर्णों की लंबाइयाँ हमें दे रहा है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तब हमें क्या करना है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एकदम सिंपल सवाल है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, जो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इस वाले, यानी जो हमारा 10 आंसर है, 10वां क्वेश्चन है वो, सॉरी 10 सेमी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 12वें प्रश्न को देखते हैं अब हम, जिसमें हमसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी ये जो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हमें पता होगा, आपको पता ही होगा क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का वर्ग कर देते हैं। तो जो ऑप्शन चौथा है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 16:81 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पेपर में, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख लेना, आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। जब इसमें यहाँ पर इसमें ऐसे दे रहा है, यानी इसमें भुजाएं दे रहा है, तो पेपर में क्या आएगा आपके में 16:81 आएगा और आपको क्या है, भुजाएं पूछेगा। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी इसे अंडर रूट में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पर, जिसमें हमसे कह रहा है कि यदि 4tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो हमारा 4 tan थीटा बराबर 3 है, इससे हमें क्या करना है, tan थीटा का मान निकाल लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन बराबर होता है लंब बटे आधार। फिर इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, जो हमारा tan है उसका मान आप क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे साइन में, ऐसी कॉस में रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो आपका 13वां क्वेश्चन है, इस 13वें क्वेश्चन का जो आपका 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी 1/2 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पर, जिसमें हमसे कह रहा है साइन 75 बट्टे कॉस 75 का मान होगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है, ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना है, जब साइन बट्टी कॉस बट्टी में दिए होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो 75 और 15 होते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़कर देख लेते हैं। तो 75 और 15 को जब हम जोड़ें तो हमारे पास 90 आ जाएगा। और अगर 90 आता है तो इसका हमेशा आप आंख बंद करके लिखा सकते हैं, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो हमारा दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें हमसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको डायरेक्टली पता चल गया होगा। जो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही आंसर है, यानी कि 14:11 जो है वो हमारा सही उत्तर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। हैशटैग भी लगा सकते हैं आप, ये आपके पेपर में ज़रूर देखने को आपको मिलेगा, अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 पर,
प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी इसमें हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा V1 बराबर होगा V1 बटे V2 बराबर क्या करेंगे, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारा 16वां क्वेश्चन है, उसका चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा। यानी 16/9 जो है वो हमारा सही आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर, जिसमें हमसे कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यानी इसमें हमें क्या करना है, जो 1 से 10 तक की विषम यानी 1, 3 ये इन सारी संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालना तो एकदम सिंपल होता है। तो इसमें आपको क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका 5 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो चौथा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 पर, जिसमें हमसे कह रहा है माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, त्वरण से प्राप्त किया जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चल दिया प्रश्न नंबर अपने 19 पर, जिसमें हमसे कह रहा है यदि कुछ प्रक्षेपणों का समांतर माध्य कितना है, 27 है तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरीके से जो आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर आएगा। यानी कि 33 जो है वो आपका सही आंसर आएगा। और जो आपका प्रश्न नंबर 20 है उसमें हमसे कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुजाओं से आंकड़ों का प्राप्त होना है। आंकड़ों का प्राप्त होना क्या है, माध्यक होता है। यानी ऑप्शन 2 जो है दूसरा जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका खंड यानी बहुविकल्पी प्रश्न वाला जो पूरा था क्वेश्चन वो होता है सॉल्व। अब आपको क्या करना है कि ये जो खंड ब है, इस वाले खंड ब को क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी आप इसके जो सारे सवाल है आप खुद से, आपके पास जो किताब है या फिर आपके पास मॉडल होगा उससे खुद से सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पेपर में क्वेश्चन में जब आप इन्हें करेंगे और बार बार आप सोचेंगे तो आपको पेपर में जो है लिखने में या फिर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ में तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ही आप जो है सवाल सीख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे कुछ इस तरीके के जो है वो आपके क्वेश्चन है। मॉडल पेपर होगा आपके पास, उसी में से आपको सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अगर मान लो मैं अभी आपको इन सवालों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ या फिर बता देता हूँ तो अभी तो ये आपकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप पेपर तक इन्हें भूल जाएंगे। इसलिए क्या करना है, आपको ये सारे सवाल जो है पहले अच्छी तरीके से खुद से सॉल्व कर लेने हैं। और कुछ समय बाद मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसमें हम इन सारे सवालों को सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।